Assalamu alaikum. This is Naeem's Virtual Academy and my name is सैयदा कमल फातिमा। हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ को कंटिन्यू किया हुआ था, जिसमें जो हम टाइप पढ़ रहे थे वो थी ग्लैंडुलर, सिंपल ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसके अलावा जो आज हम पढ़ेंगे इसको कंप्लीट करेंगे। ये हमने स्टार्ट तो कर दिया था, बाकी थोड़ा सा रहता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम वाला। और इसके बाद जो है हम कंटिन्यू करेंगे मज़ीद टाइप्स को, सीरो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम या फिर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को हम पढ़ेंगे। ठीक है। ग्लैंड्स जो हैं, जो हमारी बॉडी में जो भी ग्लैंड्स हैं वो सब के सब बने होते हैं एपिथेलियम टिश्यूज़ से। ठीक है। जो भी ग्लैंड्स होंगे जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो तमाम के तमाम बने होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ से, एपिथेलियल। ठीक है। तो ग्लैंड्स जो है हम उनको अगर हम डिवाइड करें, हम उनको टू वेज़ में डिवाइड करते हैं। पहले तो हम एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेटेरोक्राइन, इन तीन एग्ज़ाम में इसको डिवाइड करते हैं। और दूसरी डिवीज़न होती है ग्लैंड्स की उनके नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि यूनी सेलुलर ग्लैंड्स और मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। ठीक है। थोड़ा सा हमने ये डिस्कस कर लिया था, कंप्लीट इसको करते हैं, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे सीरो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। फिर हमारा एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होंगे ना ये कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, जो कि एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में ये डिफरेंस है। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये होते हैं विदाउट डक्ट्स। ठीक है। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हैं ये होते हैं विद डक्ट्स। इनकी एग्ज़ाम आ जाती है, इनकी यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से हैं ये होते हैं स्वेट ग्लैंड्स, और ये जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो वाले ग्लैंड्स। ठीक है। स्टमक में जो प्रेजेंट होंगे वो वाले ग्लैंड्स जो होंगे वो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास डक्ट्स मौजूद होती हैं। डक्ट्स का होना क्या मतलब है, जैसे कि ये स्टमक है, इसके अंदर ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो, और इनके अंदर जो है ना यहाँ ऐसे ग्लैंड्स बने होंगे। ठीक है। जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड आप इसमें सोच लें, तो जो कि पेप्सिन को रिलीज़ करते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं, ये अपनी अपनी सिक्रीशन जो है एक डक्ट के अंदर डाल रहे हैं। अब डक्ट क्या है, वो एरिया जो है जिस जगह पे ये सारी पोर हो रही है, सारी सिक्रीशन जो भी चीज़ आ रही है, कोई एंजाइम है या कोई भी मटेरियल है, जो भी सिक्रीशन है वो इस डक्ट के अंदर आ रही है। ये जो एरिया है इसको डक्ट कहा जाता है। फिर यहाँ पोर होने के बाद फिर वो आगे जाएगी किसी भी सरफेस पे। ठीक है। अब इसने कहाँ आगे किधर जाना है, किसी ब्लड के अंदर जाना है या कहीं और जाना है, तो ये पहले डक्ट के थ्रू फिर आगे सरफेस के अंदर जो है ना ये एंटर करेगी। जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो किसी भी सरफेस में जब उन्होंने जाना होता है तो वो डक्ट इस्तेमाल नहीं करते, वो विदाउट डक्ट्स होते हैं। ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये विद डक्ट्स हैं और ये क्या करते हैं, secretes their secretions on a surface through a duct। ठीक है। डक्ट की मदद से जो है ना ये आगे अपनी जो सिक्रीशन है उसको सिक्रीट करते हैं। ठीक है।
जैसे कि अगर स्किन की बात कर लें, स्वेट ग्लैंड्स की भी एग्जांपल है ना। तो अगर स्किन की बात कर लें तो स्किन की सरफेस पर जब स्वेट आते हैं तो वो पहले डक्ट को क्रॉस करके आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये अपनी जो सिक्रीशंस हैं ये डक्ट में नहीं भेजते, ये बेसिकली अपनी सिक्रीशन जो है डायरेक्टली ब्लड के अंदर जो है ना अपनी सिक्रीशन को भेज देते हैं, सिक्रीट कर देते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे कि अगर आप देखें कि यहाँ से ब्लड वेसल्स आ रही हैं, ब्लड आर्टरीज़ और ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं और ये ब्लड आर्टरीज़ हैं। जब जब ये मज़ीद डिवीज़न हो जाती है, इनमें छोटी छोटी हो जाती है मज़ीद, तो ये क्या कैपिलरीज़ बन जाती हैं, ठीक है ना। तो और जो अब मैं ये गोल गोल से जो स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ ये हैं थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है, और एक को इनको कहा जाता है थायराइड फॉलिकल्स, ठीक है। अब यहाँ से सिक्रीशन होनी है, ठीक है, कोई भी चीज़ सिक्रीट होगी वो इन कैपिलरीज़ के अंदर जाएगी और कैपिलरीज़ से होकर फिर वो अगर ब्लड वेसल में जानी है या ब्लड आर्टरी में जानी है, जिधर भी जानी है तो वो इधर इधर पास हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो एरिया है जहाँ से इसने यानी कि इस जगह से लेकर इस जगह तक जो ये जो एरिया है जो इसने डिस्टेंस क्रॉस करना है, एक सेकेंड मेरा पेन, इस एरिया को कहा जाता है, ये जो मटेरियल जो लिक्विड टाइप जो सारा ये एरिया है यहाँ पर जो लिक्विड है इसको कहा जाता है टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड या फिर इसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। ये जो होता है ना ये मतलब इसको आप ब्लड का हिस्सा ही समझ लें, ये नहीं सोचे कि ये जो है ना ये कोई टिश्यू है, इस तरह से नहीं, ये ब्लड का ही हिस्सा होता है, ठीक है ना। अब थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो अपनी सिक्रीशन भेजेंगे टिश्यू फ्लूइड के थ्रू, और वहाँ से जो है ना वो जो सिक्रीशन होगी, वो जो हार्मोन होगा वो ब्लड के अंदर जो है ना वो एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जब हम कैटेगरी इसके बारे में जब हम लिखते हैं तो ये हम मेंशन करेंगे कि इसकी जो ये जो अपनी सिक्रीशन है, अपनी सिक्रीशन को पोर करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड, दे पोर देयर सिक्रीशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड। इसलिए इनको ना इस तरह से दो कैटेगरीज में जो है ना इनको डिवाइड किया, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में, ठीक है। तीसरी किस्म आ जाती है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनमें दोनों पाए जाएं, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी, ठीक है ना। ऐसे जो ऑर्गन्स हैं वो जिनमें ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, एक है पेंक्रियाज, नंबर 2 है टेस्टिस, ठीक है। इनके अंदर जो है ना ये वाले ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करी हूँ, रिवाइज़ करा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैंने आगे डिटेल में थोड़ा सा इसके बारे में बताना है जो मैं प्रीवियस लेक्चर में ना सही तरह से बता नहीं पाई थी टाइम कम होने की वजह से, ठीक है। अब ये देखें, ये जो चीज़ मैं बना रही हूँ, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक डक्ट है, ठीक है। ये जो ग्लैंड्स हैं ये अपनी सिक्रीशन पहले इस डक्ट में लेके जाएंगे, ठीक है, डक्ट में जाएगी, ये सारी सिक्रीशन जो है इस जगह पे स्टोर हो जाएगी, स्टोर तो नहीं है ना, मतलब इसी जगह पे जाएगी और यहाँ से जो भी सरफेस है वहाँ पर जो है ना इसने चले जाना है, एंटर हो जाना है, ठीक है ना। अब इस सरफेस को आप सोच लें कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये है पेंक्रियाज का, ठीक है। पेंक्रियाज में ऐसा होता है कि कुछ इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं वो
अपनी सेक्रीशन जो है वो एक डक्ट के अंदर पहले डालेंगे, यानी कि दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हेटेरोक्राइन में ना, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एसिनाई। मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसे एक्नी या एक्नाई कहा था, तो इसकी वैसे सही टर्म जो है एसिनाई है। ठीक है, एसिनाई जो है इनके पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स। ठीक है, ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं फूड को। तो फूड की डाइजेशन होनी है मज़ीद स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये जो सारे एंजाइम्स हैं ये यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से डक्ट के थ्रू होके स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई, यहाँ से इधर चले जाएंगे। अच्छा, दूसरी तरह के सेल्स होंगे। अब ये एक बात हो गई कि ये वाली जो कैटेगरी है ये आ गई एक्सोक्राइन वाली। ठीक है, ये एक्सोक्राइन है। अब दूसरी कैटेगरी होती है कि इसके पास यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सेल्स, यानी कि ये एक छोटे छोटे टिश्यूज़ होते हैं, कुछ सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, ये टिश्यूज़ ही होते हैं। ठीक है ना, ये टिश्यूज़ हैं जो बहुत कम सेल्स पर मुश्तमिल हैं, छोटे छोटे टिश्यूज़ हैं। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, इनको कहा जाता है इसलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनके पास होते हैं कुछ सेल्स जो कि ज़्यादातर जो है मशहूर जो हैं, फेमस जो हैं, अल्फ़ा और बीटा और डेल्टा भी होते हैं। ठीक है ना, तो अभी हमने सिर्फ इनको याद करना है, अल्फ़ा और बीटा को। इनके ना इसमें से जो MCQs आते हैं ना वो अब इस जो मैं आपको एक डायग्राम बनाई है और ये जो एक पेज है, इसी में से भी 3 से 4 तो MCQs बन ही जाते हैं। ठीक है ना, लाजमी बनते हैं इसमें से। जैसे कि अभी मैं ये कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपसे उन क्वेश्चंस को डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो जो अल्फ़ा है, ये जो अल्फ़ा सेल्स हैं ये रिलीज़ करते हैं इंसुलिन को, ये रिलीज़ करते हैं ग्लूकागोन को, ग्लूकागोन हार्मोन को रिलीज़ करेंगे, जबकि बीटा जो होते हैं ये इंसुलिन हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। अब इसने क्या किया, इसने ना ये आप ये सोच लें कि ये जो है ना बीटा है। ठीक है ना, ये बीटा सेल है, तो इसने जो है ना एक हार्मोन रिलीज़ किया, कहाँ पर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। और ये जो हार्मोन है ये इंसुलिन है, और ये हार्मोन जो है कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल के अंदर, यानी कि कोई भी कैपिलरी है वो प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अंदर चला जाएगा और यहाँ से इसके अंदर एंटर हो जाएगा, और ब्लड कैपिलरी से जो है ना पूरी बॉडी में जहाँ भी ज़रूरत होगी इंसुलिन की वहाँ ये सर्कुलेट करेगा। ठीक है ना, ब्लड के थ्रू। तो ये वाली जो कैटेगरी आ गई है ये आ गई है एंडोक्राइन। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन होता है कि ना कितनी परसेंटेज जो है ना पेंक्रियाज, ये जो पेंक्रियाज है इसकी कितनी परसेंटेज जो है वो एक्सोक्राइन है और कितनी परसेंटेज जो है वो एंडोक्राइन है। ठीक है ना, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन कितनी कितनी परसेंटेज है, तो 99% जो है वो परसेंटेज जो है वो एक्सोक्राइन है, जबकि 1% जो है वो एंडोक्राइन होते हैं। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ दीज इज़ हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, कौन सी जो है ना हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एक आ जाता है पेंक्रियाज और टेस्टिस। ठीक है, और क्वेश्चन में और भी ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, तो ये भी बात जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये वाला परसेंटेज वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। और क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि फ्रॉम वेयर इंसुलिन इज़ रिलीज्ड, इंसुलिन कहाँ से रिलीज़ होती है। ठीक है, और ग्लूकागोन कहाँ से रिलीज़ होते हैं, ये भी सवाल आ सकता है, तो उसमें आप क्वेश्चन में जो है ना मैं इधर मेंशन कर देती हूँ क्वेश्चन, ताकि आपको जब आप ये नोट्स देखें तो फिर आपको ना ये क्वेश्चन भी याद रहे। अगर मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूँ, फ्रॉम वेयर इंसुलिन इज़ रिलीज्ड, यानी कि कहाँ से रिलीज़ होती है। अब ऑप्शन में आ सकता है बीटा सेल्स ऑफ islet ऑफ इसका आंसर ये है। ठीक है ना, और अगर क्वेश्चन आ जाए फ्रॉम वेयर ग्लूकागोन
इज रिलीज। तो इसका आंसर आ जाएगा अल्फा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, तो हमने जो है ना ग्लैंड्स को हमने डिवाइड किया था 3 कैटेगरीज में डक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट इसके एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी, और ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ बताया था मैंने। अब जो है हम बात करते हैं इसकी जो डिवीज़न है ग्लैंड्स की, उसकी टाइप्स होती हैं यूनिसेलुलर, यानी ऐसे ग्लैंड जो एक सेल पर मुश्तमिल है, सिंगल सेल्ड है, और दूसरे होते हैं मल्टी ठीक है, जो कि यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल्ड हैं, इनकी एग्जांपल है वो है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। ये इस शेप के होते हैं, इस शेप के होते हैं। ठीक है ना, ये अपना म्यूकस जो है ना यहाँ ऐसे स्क्रीट पहले थोड़ा सा निकाल देते हैं, इधर थोड़ा सा जमा करते हैं, और फिर ये जो है ना ऐसे बाहर निकालते हैं। ये सिंगल सेल जो है ना, ये अपनी 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 जो सक्रीशन है ये अलग से सक्रीट करते हैं। ठीक है ना, जबकि मल्टी सेलुलर जो सेल्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, जैसे कि अगर आप ये एक ग्लैंड है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड। ठीक है ना, ये एक ग्लैंड है, इसके ऊपर ना ये देखें, ये डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट हो रही, यानी कि बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, और यहाँ से ये जो बहुत सारे सेल्स हैं, ये अपनी अपनी जो सक्रीशन है एक कॉमन प्लेस में जो है ना वो सक्रीट करेंगे। ये एक कॉमन प्लेस है, ठीक है ना, ये कॉमन प्लेस इस पर सक्रीट कर रहे हैं, और ये जो सक्रीशन है ये पोर आउट होगी एक डक्ट के थ्रू, ये डक्ट है, और फिर जो भी सरफेस है वहाँ पर चली जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन सारे सेल्स ने एक साथ काम किया है। ठीक है ना, इकट्ठा फिर अपनी सेक्रेशन को फिर जो है ना फिर ऊपर की तरफ भेजा है। ठीक है, तो जबकि जो गॉबलेट सेल्स हैं ये इंडिविजुअली काम करते हैं, अकेले अपना अपना काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो प्रेजेंस है, इसकी जो लोकेशन है कि गॉबलेट सेल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, और दूसरी है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स जो हैं, टिश्यूज़ जो हैं वो कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं सीडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, सीडो का मतलब होता है झूठा, और स्ट्रेटिफाइड यानी कि कंपाउंड। मैंने जिस तरह से बात की थी कि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, एक होते हैं सिंपल और एक होते हैं कंपाउंड। कंपाउंड का ही दूसरा नाम है और स्ट्रेटिफाइड। इसका क्या मतलब है, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर जो सेल्स होंगे उनकी एक से ज़्यादा लेयर होगी। ठीक है, इधर जो है ना ये दोनों ही टाइप्स आपको समझ आ जाएंगी, सीडो स्ट्रेटिफाइड भी और स्ट्रेटिफाइड भी। अगर हम स्ट्रेटिफाइड की जस्ट बात करें कि ये क्या होते हैं, ये मतलब एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारी लेयर्स होंगी सेल्स की, मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स। जबकि सिंपल जो थे एपिथेलियल टिश्यूज़ थे उनमें सिर्फ एक लेयर थी सेल्स की, चाहे वो जिस भी शेप की हो, और ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, इनका काम ये है कि ये जो है ना प्रोटेक्शन में काम आते हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं हमेशा। ठीक है, हमेशा प्रोटेक्शन में ही स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल जो होंगे, एपिथेलियम जो होंगे, वो जो एपिथेलियल
एपिथेलियल टिश्यूज़ ये जो होंगे हमेशा प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे। प्रोटेक्शन किस चीज़ से? फ्रिक्शन से, माइक्रोब से, या फिर किसी भी केमिकल से। ये जो है ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आ जाता है ये मतलब मोस्टली जो ये जो कैटेगरी है ये आ जाती है स्किन के हवाले से, स्किन में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरी बात आ गई सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की, यानी कि सीडो का मतलब तो झूठा होता है, फॉल्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? अब वो जो होते हैं ना वो भी इसी तरह के ही सेल्स होते हैं, यानी कि नीचे जो होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, और जो सिंपल कोल्यूमनर सेल्स है ना उनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी। ये देखिए कोल्यूमनर सेल है, ये कुछ ऐसे हो जाते हैं, कुछ ऐसे हो जाते हैं, कुछ यानी कि थोड़े से छोटे रह जाते हैं, उनको वैसे बेसल सेल्स कहते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। ऐसे होता है। और फिर होता क्या है कि जब आप इनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना तो किसी के न्यूक्लियस, ये देखिए ये जो नीचे वाले हैं इनके न्यूक्लियस तो नीचे ही होंगे, इस तरफ होंगे, ठीक है ना। जो बड़े हैं कोल्यूमनर सेल्स जो हैं वो उनके न्यूक्लियस ऊपर होंगे। जब जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना तो जो न्यूक्लियस की पोजीशन है ना उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि ये दो सेल्स हैं, ठीक है ना। हमें ये लाइनिंग नहीं दिखती, तो हम जब न्यूक्लियस को देख रहे होते हैं ना तो हमें लगता है कि ये कुछ बड़े सेल्स हैं और कुछ छोटे सेल्स हैं। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम उनकी बेस देखते हैं तो बेस पर तो ये एक ही बेस है और बेस पर ही ये सारे प्रेजेंट हैं। तो एक्चुअल में ये एक ही लेयर है, एक्चुअली वन लेयर ऑफ सेल है, ठीक है। सेल्स की एक ही लेयर है, लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा होता है कि ये ज़्यादा लेयर्स हैं, एक से ज़्यादा लेयर है। क्या है? सिंगल लेयर होती है सेल की, और ये एक्चुअल में सिंपल सेल्स हैं, और इनके ऊपर क्या होता है? सीलिया भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे होता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो क्योंकि ये मतलब थोड़ी सी इनमें कन्फ्यूजन हो जाती है तो इसलिए इनका नाम जो है सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम रख दिया गया है। और ये जो सब के सब सेल्स हैं ये सब जो है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच कर रहे होते हैं। तो ठीक है, ये जो एग्जांपल आ गई, ये आ गई सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। अब हम बुक से जो है इसको देखते हैं कि हमने जो है ना किस तरह से और कितना कवर कर लिया है एपिथेलियल टिश्यूज़ को, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम एपिथेलियल टिश्यूज़ के जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे कि इसमें से किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो टिश्यूज़ को हमने देखा कि बहुत सारे जो सिमिलर सेल्स होते हैं और वो इकट्ठे काम करें और एक ही फंक्शन, कॉमन फंक्शन जो है परफॉर्म करें, उसको टिश्यूज़ कहते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है। इसकी जो है ना 4 इकसाम हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव और मस्कुलर और नर्वस टिश्यूज़। हमने डिस्कस किया है एपिथेलियल टिश्यूज़ को, ब्रीफली डिस्कस किया है। खैर, अच्छा, एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं ये कवर करते हैं सरफेस को ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसीलिए इनको कवरिंग टिश्यूज़ भी कहा जाता है। और ये क्या करते हैं? ये लाइनिंग भी देते हैं और इनसाइड द बॉडी, ठीक है। अब बाहर भी एक कवर देंगे और अंदर की तरफ भी कवर देंगे। और क्या करते हैं? ये ग्लैंड्स भी बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ ये कितने एमसीक्यूज़ यहाँ पर बन जाते हैं। कवरिंग का आ गया, इंटरनल लाइनिंग का आ गया और ग्लैंड्स का आ गया, देख, ठीक है ना। अच्छा, और फिर क्या कहा कि जो आउटर लेयर है यानी कि आपकी जो स्किन है वो भी इसी चीज़ से ही बनी हुई है, और जो लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो भी एपिथेलियल टिश्यूज़ से बनी हुई है। अच्छा, फिर उन्होंने एक और बात की कि एपिथेलियल टिश्यूज़ जो थे ना वो पोलराइज्ड होते हैं, यानी कि मींस दैट दे हैव अ टॉप एंड अ बॉटम साइड, यानी कि उनकी ना बॉटम साइड और टॉप साइड जो होती है ना वो डिफरेंट होती है। जैसे कि अब ये बेसल साइड है और ये जो है ये एपिकल साइड है,
ठीक है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने बात की कि इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इनके फंक्शंस के हवाले से कि वो किस किस लोकेशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा सेल है जो ऐसा ऑर्गन है जो कि जिसका काम है एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन। तो वहाँ पर जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होंगे वो और तरह के होंगे, डिफरेंट होंगे। एक ऐसा ऑर्गन है जिसका काम है सेक्रीशन, वो सेक्रीशन कर रहा है, या फिर एक ऐसी जगह एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर ज़्यादा डिफ्यूजन हो रही है, फिल्ट्रेशन हो रही है, तो वहाँ पर जो होंगे डिफरेंट एपिथेलियल टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे, जिनको हमने ब्रीफली डिस्कस भी किया है। अच्छा, सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन हुई है इनकी ऑन द बेस ऑफ सेल नंबर, सेल लेयर्स के हवाले से इनकी जो है ना क्लासिफिकेशन होती है। सबसे जो सिंपल सी क्लासिफिकेशन है कि अगर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अगर एक लेयर होगी सेल की तो वो होंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़। अगर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक से ज़्यादा लेयर होगी सेल्स की तो वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ भी कहेंगे। इसी को ही मैंने आपको दूसरे इसकी टर्म बताई जो कि है कंपाउंड। ठीक है, एक ही बात है। अब ये वाली जो सारी हैं ये इनकी जो है ना एग्जांपल है, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोलियमनर। इन्होंने जस्ट 3 बताई हैं, मैंने थोड़ी सी और भी बताई थी, ग्लैंडुलर, सिलिएटेड और स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, सीरो स्ट्रेटिफाइड। अच्छा, सिंपल स्क्वेमस जो होते हैं ये फाउंड होते हैं कहाँ पर, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में, और ठीक है, और लंग्स के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सिंपल स्क्वेमस की बात हो रही है। अब क्यूबॉइडल की बात करेंगे। क्यूबॉइडल जो है वो कहाँ पर होते हैं, ल्यूमन में ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स में। ठीक है, ये किडनी की बात हो गई। इन द किडनी एंड आर प्रेजेंट इन द थायराइड ग्लैंड्स, वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और क्या हार्मोन और ये सिक्रीट क्या करेंगे, थायराइड हार्मोन्स को। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड्स और किडनी के अंदर। कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्यूबॉइडल। अच्छा जी, इसके अलावा कॉल्यूमनर की बात होगी, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है कि ये एक लेयर से ज़्यादा होते हैं, मोर देन 1 लेयर होते हैं। और ये एंड ओनली 1 लेयर इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ सिर्फ एक ही लेयर अटैच होती है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी बताई आपको। अच्छा जी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल जो है ना, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था, सिंपल स्क्वेमस। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस की। ये क्या होता है, ये बनाते हैं स्किन को, और जो कि डेड भी हो सकती है। क्योंकि डेड क्यों होगी, क्योंकि उसके अंदर जो है होगा ना केराटिन जो है ना वो जमा होता जाएगा। केराटिन जो है ना जब जमा होगा किसी भी सेल के अंदर, और जो बाहर वाले सेल्स होते हैं तो वो ऐसे भर जाता है और वो डेड हो जाते हैं। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनसे ना प्रोटेक्शन होगी। अब बात हो रही, ये स्क्वेमस की बात हुई है, ठीक है ना। अब बात हो रही है क्यूबॉइडल की। क्यूबॉइडल जो हैं ये होते हैं प्रेजेंट आर फाउंड सराउंडिंग द डक्ट्स ऑफ मैनी ग्लैंड्स की डक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडिंग मेमरी ग्लैंड्स इन द ब्रेस्ट एंड सलाइवरी ग्लैंड्स इन द माउथ। ठीक है, अब ये इन्होंने इधर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल का बताया कि ये प्रेजेंट होते हैं मेमरी ग्लैंड में, और जो होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। कौन से किस डक्ट्स के अंदर, ग्लैंड्स की डक्ट्स के अंदर। ठीक है, और वो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, मेमरी और सलाइवरी। स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर की बात हो रही है, ये बहुत रेयर होते हैं और ये ज़्यादातर पाए जाते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होते हैं ये जो है ना ये स्पेशल सबसेट हैं ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल के, और ये ज़्यादातर पाए जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। ट्रांजिशनल एपिथेलियल जो है इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये जो है ना ये इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगी, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनको एक और टर्म से भी बोला जाता है, तो वो मैं ना आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बताऊंगी। अच्छा, फिर हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़ को और मज़ीद और टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं सारे के सारे उनके MCQs को डिस्कस करेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और मैंने क्यों इतनी डिटेल में इनको आपको बताया है। तो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।